हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 18 जो कि है प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन। तो इस वीडियो के डिस्कशन को हम तुरंत स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पहला प्रश्न है कि भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आपको बताना है किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुआ। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1947, दूसरा है 1949, तीसरा विकल्प है 1950 और चौथा विकल्प है 1952 वर्ष। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में ये स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी, जो कि है 1950। योजना आयोग की स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 को हुई थी और पहली योजना जो है वो 1950-51 में अपनाई गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पहली योजना कब अपनाई गई थी, 1950-51 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस जो है वो किस सेक्टर को मिली थी फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो ऑप्शन ए है परिवहन और संचार, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, उद्योग। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर जो है इसको पहली और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस मिली। तीसरा प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ने किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था आपको बताना है कि उसमें इंपॉर्टेंस किस सेक्टर को दी गई। तो आपके पास विकल्प क्या है। पहला विकल्प है परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दूसरा विकल्प है पावर, ऑप्शन तीसरा है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी ग्राम और लघु उद्योग, ऑप्शन डी है सिंचाई यानी इरिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, पावर। पावर सेक्टर को जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किस क्षेत्र को संसाधन आवंटन का बड़ा प्रतिशत मिला, कि रिसोर्स एलोकेशन का बड़ा हिस्सा जो है 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके पश्चात किस सेक्टर को मिला था, वो आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प है ऊर्जा, दूसरा है कृषि और संबद्ध सेवाएं, तीसरा विकल्प है परिवहन और चौथा विकल्प आपको दिया गया है उद्योग और खनिज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, ऊर्जा यानी कि एनर्जी सेक्टर को जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। प्रश्न नंबर 5 है कि भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भुगतान संतुलन अगर बात करें तो ये आपका अंग्रेजी में होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग आपको ट्रू जो स्टेटमेंट है वो सर्च आउट करनी है। इनमें से कि क्या है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है कि यह विदेशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन बी कहता है कि यह निर्यात की गई वस्तुओं के लिए प्राप्ति से आयातित वस्तुओं के लिए किए गए भुगतान को घटाकर प्राप्त होता है। ऑप्शन सी कहता है कि यदि शेष ऋणात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि देश की वस्तुओं और सेवाओं का आयात उसके माल और सेवाओं से के निर्यात से अधिक है। और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी जो हैं वो सही स्टेटमेंट है। तो आपका विकल्प डी ही बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके रिगार्डिंग ये सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हम कैसे निकालते हैं कि इसके लिए आपको जो भी यहाँ से इंपोर्ट हुए हैं आइटम्स उनको एक्सपोर्ट हुए आइटम्स की कॉस्ट से घटाना होता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर आप करेंगे, अगर वो आपका नेगेटिव आता है, शेष जो है ऋणात्मक आता है, तो उससे आपको क्या होगा, बैलेंस अगर नेगेटिव आता है तो एक्सपोर्ट की गई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट की गई सर्विसेज हैं। मतलब कि हमने बाहरी देशों से जो माल लिया है वो हमें हमारे द्वारा भेजे गए जो भी सामान है उसकी कॉस्ट से वो ज़्यादा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारी आर्थिक मंदी को दर्शाएगा अगर वो नेगेटिव आता है तो और इसमें क्या आपका रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ गुड्स एंड सर्विसेज की। और इसी के इसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब तो एक फॉर्मूला आपको ये ज़रूर याद रखना है जो कि आपको विकल्प बी में दिया गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम निकालेंगे कैसे, कि जो भी फॉरेन एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से हम इंपोर्ट को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। डैश एक स्थिति को दर्शाता है जब समग्र मूल्य लंबी अवधि के लिए बढ़ रहे हैं। यह आमतौर पर मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी वो कंडीशन होती है, उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे जो ये रिफ्लेक्ट करे कि ओवरऑल जो है लंबी अवधि के लिए प्राइसेस कमोडिटीज़ के वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसको हम यूजुअली जो मेज़र करते हैं वो परसेंटेज चेंज जितना आता है प्राइस इंडेक्स में, उसके हिसाब से हम इसको मेज़र करते हैं। ऑप्शन ए है अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी है रिसेशन यानी मंदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या दर्शाएंगे, मुद्रास्फीति के रूप में। इन्फ्लेशन उसको कहा जाता है ऐसी कंडीशन को जिसमें लंबी अवधि के लिए जो है प्राइजेस बढ़ते जाएं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर सीधा हमला यानी डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी जो है एक योजना रणनीति थी, और दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी आपको ये भी पता होना चाहिए, 1974 से लेकर के 1979 तक, 1979 तक। 1980 के दशक के दौरान नियोजक रिमूव पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ के नारे में रुचि रखते थे। प्रश्न नंबर 8 है कि किस योजना को अक्सर नेहरू महालनोबिस विकास रणनीति कहा जाता है। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये आपका वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि नेहरू महालनोबिस जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है वो कौन सा प्लान था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी या छठी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा, क्योंकि ये जो पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस ने इसको तैयार किया था और उस समय नेहरू जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस रणनीति को इसलिए नेहरू महालनोबिस विकास रणनीति कहा जाता है। और इसने अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण विशेष रूप से भारी उद्योगों पर जो है हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है इसने जोर दिया। प्रश्न नंबर 9 है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट ने क्या कल्पना की। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ने क्या सजेस्ट किया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि अमीर किसानों को हरित क्रांति से लाभ होगा, दूसरा विकल्प कहता है आर्थिक विकास अपने आप गरीबों को लाभ पहुंचाएगा, तीसरा विकल्प कहता है कि आर्थिक विकास को राज्य द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है, चौथा विकल्प कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री की होती है तो इवेंचुअली ऑटोमेटिकली जो है उसके जो गरीब पॉपुलेशन होती है उसको भी बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जॉन डब्ल्यू मेलर द्वारा परिभाषित कृषि विकास नेतृत्व विकास ADLG एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लेड ग्रोथ जो है इससे अपेक्षा की गई थी कि बेहतर परिणाम जो है वो दिखाए जाए। तो किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए है कृषि और उद्योग के बीच मजबूत घरेलू संबंध, ऑप्शन बी है कृषि में निवेश की कम आयात तीव्रता, ऑप्शन सी है कृषि में अधिक से अधिक रोजगार की संभावना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ADLG की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लेड ग्रोथ। ADLG रणनीति ने हालांकि अनुकूल परिणाम तो कोई नहीं दिया था, लेकिन और इसलिए कृषि और उद्योग के बीच संतुलित विकास की रणनीति के लिए कॉल किया गया था। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि भारत ने किस दौरान जो है योजना अवकाश से हमारा तात्पर्य है प्लानिंग हॉलिडे। प्लानिंग हॉलिडे मतलब कि उस अवधि आपको बताना है कि वो कौन सी अवधि थी जिस दौरान जो है कोई भी प्लानिंग कमीशन द्वारा कोई भी 5 ईयर प्लान जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और इन्हीं में से आपको जो है करेक्ट आंसर पिक आउट करना है। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी 1966 से लेकर 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी। तो इसके बाद जो है योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था 3 वर्षों के लिए 1966 से लेकर 1969 तक। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या था योजना अवकाश घोषित करने के पीछे कि उस समय भारत पाक युद्ध हुआ था और जो तीसरी योजना थी वो भी विफल हो गई थी। उसके सक्सेसफुल ना होने के कारण जो है फिर योजना अवकाश घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है कि तीव्र और अधिक समावेशी विकास रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका मुख्य आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था, तीसरी, 5वीं, 7वीं या 11वीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना और इसका कार्यकाल क्या था 2007 से लेकर के 2012 तक।
रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत का योजना आयोग जो है वो एक डैश निकाय है। आपको बताना है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कैसी बॉडी है, इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है। तो ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी स्वायत्त, ऑप्शन सी वैधानिक या ऑप्शन डी गैर वैधानिक। इसमें इन विकल्पों में से आपको बताना है कि कैसी जो है वो योजना आयोग वो कैसी बॉडी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका विकल्प डी, गैर वैधानिक, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है प्लानिंग कमीशन है हमारा। प्रश्न नंबर 14 है कि किसके अनुसार एक अर्थव्यवस्था अगर लंबी अवधि के लिए स्थिर हो गई है तो तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक इसे बड़ा धक्का ना दिया जाए। तो आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री का, किस इकोनॉमिस्ट का, आप कह सकते हैं अर्थशास्त्री का ये मानना था कि जो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है, वो स्थिर हो गई है, वो नहीं आगे बढ़ रही है, तो वो तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक उसको एक बिग पुश नहीं मिल जाता। तो 4 विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है रोसेंटिन रॉडेन और ऑप्शन डी है जॉन डब्ल्यू मेलर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, रोसेंटिन रॉडेन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारतीय सरकार का थिंक टैंक जिसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली है वो बताना है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन हम पहले कहते थे, अब उसका नाम बदल करके कुछ और रख दिया गया है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नीति मंच, ऑप्शन सी है नीति वियोग या ऑप्शन डी नीति वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए नीति आयोग। और नीति की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि क्या होती है NITI, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और शॉर्ट में से नीति आयोग भी कहा जाता है। सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक जो भारत को दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है, ये है। इसका गठन जो है वो ये भी आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो इसी के साथ जो है इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली यूनिट भी आपके लिए जल्दी ही आएगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके आप इसको शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अच्छे आप कमेंट्स करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ। थैंक यू।